ठीक है, आपने देखा एमई की हमारी जो प्रेस वार्ता भी है इसमें क्लियर करता है, इसका अंदाजा था और ये पता था। ऐसा नहीं है कि इंडिया अवेयर नहीं था, इंडिया अवेयर था कि ऐसा एक पैक्ट साइन होने जा रहा है। ये ऐसे पैक्ट जो साइन होना, ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ आज आ गई है और जिस तरीके से और ये दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान द्वारा एक यूफोरिया दिखाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि पता नहीं कौन सा इतना बड़ा इन्होंने पैक्ट साइन कर लिया है कि जिससे इनकी वाहवाह पूरी अपने पाकिस्तान में हो रही है। आपको याद होगा कि जब 1971 की वॉर में जब भारत और रशिया का भी तब ऐसे ही पैक्ट साइन हुआ था, उस समय भी अगर आपने देखा होगा कि अमेरिका की वॉरशिप्स बे ऑफ बंगाल से जब एंटर कर रही थी तब भी इंटरवीन फिर किया था रशिया ने। उस समय फिर लीबिया के उस समय हेड थे वो गद्दाफी, एक लीबिया ने और सऊदी अरेबिया ने इनकी फंडिंग की थी, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन करने में इनको पूरी हेल्प की थी। मानो स्वयं रूप से मैक्सिमम फंडिंग जो थी वो सऊदी अरेबिया ने की थी। आज जब ये सारे जब मैं चीजें देखता हूँ इस कंटेक्स्ट में, आज सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं पर अपना जो उस समय फंडिंग दिया गया जो इनको, जिससे इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया, जिससे इन्होंने पूरी न्यूक्लियर मिसाइल जो भी इन्होंने बनाया पूरा, उस समय आज ये उस दौर में है कि किसी ना किसी तरीके उनको वापस लाया जाए। भारत एक बहुत बड़ी ताकत है और इकोनॉमिकली वाइज, स्ट्रेटेजिकली वाइज इंडिया इज वेरी 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 स्ट्रॉन्गर नाउअडेज। वो आंकड़े बोल रहे हैं सब कुछ। और आज बहुत तकलीफ होती है जब राहुल गांधी जैसा एक व्यक्ति मैं देखता हूँ जो स्वयं रूप में कह रहा है आई एम हियर नॉट टू सेव द डेमोक्रेसी, मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए हूँ और कोई काम नहीं। विश्व के मानचित्र पर अगर नजर दौड़ाएं तो कुछ घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं जिसका असर कहीं ना कहीं सीधा भारत पर नजर आता लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद भारत ने पूरे वैश्विक मंच पर अपनी एक छाप तकनीक और डिफेंस को लेकर छोड़ी है और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरह पेनिट्रेशन भारत ने पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने में की है, उसके बाद कहीं ना कहीं चाइनीज निर्मित और टर्की निर्मित जो इक्विपमेंट्स थे उनके ऊपर सवाल भी खड़ा किया गया है। और ऐसे में लगातार भारत की कूटनीतिक जीत और उसके बाद जो एक दूरगामी प्रभाव नजर आ रहा है, उस कड़ी में लगातार छटपटाता हुआ पाकिस्तान, बदहाली की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान लगातार कुछ ऐसे प्रयास कर रहा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाए। और इस दिशा में अभी हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच एक डिफेंस पैक्ट सामने आया है। कितने दूरगामी प्रभाव इस डिफेंस पैक्ट के नजर आएंगे और क्या आने वाले समय में एक अरब नाटो की जो परिकल्पना पाकिस्तान करता नजर आ रहा है, क्या वो साकार हो पाएगी और उस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनारियो में भारत अपने आप को कहां खड़ा पाएगा, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं श्री गौरव गुप्ता जी, जाने माने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, जम्मू की बुलंद आवाज और भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। गौरव जी, हार्दिक स्वागत है आपका। नमस्कार जी। गौरव जी, लगातार वैश्विक मानचित्र पर कुछ ना कुछ घटनाक्रम और पाकिस्तान जो बदहाली की कगार पर है, बीच का कटोरा हमेशा लेकर घूमता नजर आ रहा है, लेकिन अब छटपटाता हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच एक डिफेंस पैक्ट, क्या कहेंगे? देखिए सूरी जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये जिस डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है, जो स्ट्रेटेजिक इनका म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जिसको हम बोल रहे हैं, और जिसके तहत कि अगर दोनों देशों में से किसी पे भी अगर हमला होगा, ऐसा समझा जाएगा कि खुद पर हमला हो गया। बहुत अगर आप इसको एक ब्रॉडर वे में देखते हैं तो ये ऐसी घटनाक्रम है, और जिस तरीके आपने देखा एमई की हमारी जो प्रेस वार्ता भी है उसमें क्लियर करता है, इसका अंदाजा था और ये पता था। ऐसा नहीं है कि इंडिया अवेयर नहीं था, इंडिया अवेयर था कि ऐसा एक पैक्ट साइन होने जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज पाकिस्तान और सऊदी का पहला कोई ऐसा पैक्ट साइन हुआ। ये आपको याद होना चाहिए कि ये 79 में भी हुआ, फिर 82 में भी हुआ, फिर 84 में भी हुआ था इनका, फिर आपको याद होगा ईरान और इराक की जब वॉर हुई तब भी हुआ था। तो ऐसे पैक्ट जो साइन होना, ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ आज आ गई है और जिस तरीके से और ये दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान द्वारा एक यूफोरिया दिखाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि पता नहीं कौन सा इतना बड़ा इन्होंने पैक्ट साइन कर लिया है कि जिससे इनकी वाहवाह पूरी अपने पाकिस्तान में हो रही है। एक तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जब हम बात करें, भीख का कटोरा लेकर हर मुल्क में हर जगह जाकर, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो आपको पता है वहाँ पर क्या हालात है, वहाँ के सूरत हाल तो सबको पता है और ये मांगता रहता है। और आज अपने इस पैक्ट के बाद अगर आप इसकी इम्प्लीकेशंस देखो, जिस तरीके जो मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस पे काफ़ी ज़्यादा एक रिसर्च की और अभी भी वो दस्तावेज जो हैं पूरे निकल के सामने आए भी नहीं। अभी तो पता चल रहा है कि मिलिट्री कॉपरेशन की बात हुई, देन इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो रही है, फिर लॉजिस्टिक्स एक्सेस की बात हो रही है, बट इसके अलावा बहुत कुछ है जो आज समझने वाला है। मुझे लगता है कि जो लोग आज एक बहुत बड़ा हुआ बना रहे हैं जाकर बहुत
बातें कर रहे हैं कि आज भारत की कूटनीति को एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मुझे लगता है कि इसके पीछे जो सही माने में जो ब्रॉडर रिस्पेक्ट में वो सब मीडिया में सामने आना चाहिए। और बड़े बड़े मैं विशेषज्ञ देख रहा हूँ टीवी चैनल्स पर आकर बहुत सी बातें की जा रही हैं। मेरा भी एक व्यू पॉइंट है जिसको आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आपको याद होगा कि जब 1971 की वॉर में, अब जब भारत और रशिया का भी तब ऐसे ही पैक्ट साइन हुआ था, उस समय भी अगर आपने देखा होगा कि अमेरिका की वॉरशिप्स बे ऑफ बंगाल से जब एंटर कर रही थी तब भी इंटरवीन फिर किया था रशिया ने। तो इसको एक बहुत ज्यादा हाइप देकर जिस तरीके ये आज खुशियां मना रहे हैं कि पता नहीं कौन सी बड़ी इनके वहां पे शहबाज शरीफ के और मासूम मुनीर वहां पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप सही माने पर आप इसको समझो। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अभी पीछे हाल ही में आपने देखा कि रिसेंट ही आपने देखा कि जिस तरीके इजराइल ने कतर पे अटैक कर दिया दोहा पर, और इजराइल ने बड़ा क्लियर कट कर दिया कि हमास जहां जहां पर होगा हम उस पर अटैक करेंगे। और एक किस्म की ये जो अटैक जो कतर पे किया, एक किस्म की आज वेस्ट एशिया में, जिसको बहुत से लोग विशेषज्ञ बहुत से लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं, मैं उसको मिडिल ईस्ट नहीं बोलता, सही माने पे टर्मोलॉजी उसकी है वेस्ट एशिया। तो उस पे जाकर जब अटैक किया, एक इनसिक्योरिटी वहां पर सब में बन गई, जितने अरब नेशंस हैं, जितने गल्फ नेशंस हैं, कि ये तो इजराइल तो सब पे अटैक करी जा रहा है और पता नहीं व्हाट विल बी दी देन फ्यूचर, हमारे नेशन का क्या फ्यूचर होगा, कल को हमारे पर भी अटैक हो जाएगा। और कतर की जब हम बात करते हैं स्वयं रूप पे, अगर आप देखें कि सेंट कमांड अमेरिका का उधर है, सेंट्रल कमांड भी उधर ही है दोहा में, तो वो सोचते हैं कि ये आज सब अमेरिका इनको बहुत गारंटी देता था कि मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, मतलब बहुत जिस तरीके 80 के ऊपर लगभग इनके बेसिस थे अमेरिका के, इनको यही सिक्योरिटी थी कि अमेरिका हमें प्रोटेक्ट करेगा। पर जब स्वयं रूप पे सऊदी ने भी देखा कि आज अमेरिका पर भी कतर पे भी दोहा पे अटैक हो गया, अब इनको सारी एक इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी होगी। और इसमें ये सारा क्या हुआ कि एक पूरी इन्होंने एक पॉलिसी बनाई और एक उस पॉलिसी के तहत क्या सब ये म्यूचुअली इकट्ठे हुए, सब इकट्ठे होकर इन्होंने सोचा कि हम लोग एक अरब नेटो बनाएंगे। अरब नेटो की जब बात मैं करूं, बिल्कुल अगर आपको याद होगा नेटो की अगर हम बात करते हैं 32 नेशंस जिसमें इन्वॉल्व है, उसका आर्टिकल 5 स्वयं रूप पे कहता है कि अगर एक पर भी अटैक होगा ये माना जाएगा स्वयं रूप पर हम सब पे अटैक हो गया। और उसमें इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर लिया। और पाकिस्तान को वैसे भूखा नंगा देश, उसके पास कुछ है नहीं, और वो भी क्योंकि इतने बड़े कर्जों में इतना कुछ उसने लोन लिया है अरब नेशन से भी, अगर मैं यूएई की बात करूं, कतर की बात करूं, सऊदी अरेबिया की बात करूं, मानो इतना डेट पाकिस्तान पर इतना जुड़ चुका है, तो उन्होंने बोला चलो हम भी जुड़ेंगे। पर उसमें हुआ क्या, ये जितने आप इस्लामिक जितने ये नेशन अरब नेशन है, उन सब में अगर आप एक चीज देखें, सिर्फ पाकिस्तान ही एक स्वयं एक ऐसा नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर है। मैं यहीं पे एक चीज आपसे जानना चाहूंगा न्यूक्लियर अम्ब्रेला की आपने बात की, और अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखें, भारत ने 70 के दशक में पोखरान में स्माइलिंग बुद्धा जिस प्रकार वहां पर अपना परमाणु परीक्षण किया था, और उस कड़ी में उस वक्त पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फंडिंग भी मिलती थी, चाहे हम सऊदी की बात करें, लीबिया की अगर बात करें, क्या वो तारें जुड़ती हुई नजर आ रही? 100% आप समझो ना इस चीज को, अगर आप पूरा समझते हैं। अगर आप पहला तो मैंने कह दिया अरब नेटो की उनको इनसिक्योरिटी हुई और उन्होंने सोचा चलो लेट अस ऑल टुगेदर एक अपना वैसा ही क्रिएट करते हैं, और उसमें पाकिस्तान को उन्होंने मुखौटा बना के सबसे आगे ला दिया क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर है। अब दूसरा पहलू, मैं सारे पहलू इसी में कवर करूंगा, आस्ता आस्ता आपको सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा पहलू आपको बताना चाहता हूं, इफ यू रिमेंबर 1974 में जिस तरीके पोखरान में भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, और 1971 में इन भिखारियों को, इन पाकिस्तानियों को उस समय भारत ने बुरी तरह हराया था। और इनको उस समय इतनी इनसिक्योरिटी होगी कि भारत तो आज अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी इन्होंने अपना कर लिया यहाँ पर, हम लोग इतने पीछे रह गए। उस समय अगर आपको याद होगा इतिहास के पन्ने अगर आप पलट कर देखें, इन्होंने फिर उस जो स्वयं ये जो फॉरेन नेशन से उनसे फंडिंग मांगी थी, और उस समय मुख्य तौर पर उस समय फिर लीबिया के उस समय हेड थे गद्दाफी, एक लीबिया ने और सऊदी अरेबिया ने इनकी फंडिंग की थी, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन करने में इनको पूरी हेल्प की थी। मानो स्वयं रूप से मैक्सिमम फंडिंग जो थी वो सऊदी अरेबिया ने की थी। दूसरा एंगल है, पहला एंगल मैंने आपको समझाया नेटो वाला, ये अपनी अरब नेशंस का बना रही है। दूसरा एंगल है आज कहीं ना कहीं सऊदी जब ये देख रहा है कि एक तरफ से यूदीज ने उस पर अटैक किया हुआ है, ईरान उनको टिकने नहीं देता, आपस में भिड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो नेटो था अरब नेशंस का जो इन्होंने इकट्ठे हुए, उसमें मानो देखने का सीन था, उसमें सऊदी और ईरान भी थे उस ग्रुप में, सारे इकट्ठे, राइवलिटी जितने थे सब इकट्ठे हो क्योंकि एकजुट हो गए।
अब उस समय क्या हुआ, जब पाकिस्तान से जब फंडिंग मैक्सिमम लेवल पर सऊदी ने फंडिंग की, अगर आपको याद होगा कि प्रोजेक्ट 704 की अगर मैं बात करूं, अगर आपको आज से ठीक 2014 की मैं बात करता हूं, 2014 में आपने देखा होगा कि गार्डियन की एक न्यूज छपी थी कि पाकिस्तान क्या अपने परमाणु बनाए हुए वापस देगा, अपने परमाणु जो जिसकी फंडिंग सऊदी अरेबिया से हुई मैक्सिमम फंडिंग, क्या वो वापस देगा 2014 में। ये बात चली थी उस समय, ये बड़ी जबरदस्त एक चर्चा बनी थी तब कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर टेक्निक है या न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, क्या वापस देगा सऊदी अरेबिया को। ये प्रोजेक्ट 704 की बात कर रहा हूं, आप देख सकते हैं गार्डियन ने भी इसको कवर किया था और उसमें क्लियर कट हो गया था। तो आज एक दूसरी एक संभावना ये भी बनती है, अभी तो हम संभावना ही लगा रहे हैं ना, जैसे मैंने बताया कि नेटो वाली, मैंने बताया कि नेटो, ये अरब नेशंस का नेटो बन रहा है। दूसरी संभावना ये है कि आज सऊदी अरेबिया ने जो उस समय फंडिंग की थी, उस समय फंडिंग की थी भरपूर तरीके से इनको फंडिंग करके, क्योंकि उस समय ना सऊदी अरेबिया अपने पास भी कर सकता था पर वो पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि फिर इजराइल ने अटैक कर देना था उस पर, और सब, और वैसे भी ये बड़े जबरदस्त उस तरीके, इनके रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, किसी जमाने पर अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के जो जनरल थे वो इनकी जो रॉयल फोर्स जो है, खुद की सऊदी अरेबिया की रॉयल फोर्स को, उसको भी ये मॉनिटर करते थे, उसको देखते थे, उसके सरताज थे पाकिस्तान के जनरल। तो ये मैं काफी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास आज को, मतलब उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक तो न्यूक्लियर वेपन, दूसरा उनकी अपनी फोर्स, मिलिट्री फोर्स तो है उनके पास। तो आज जब ये सारे, जब मैं चीजें देखता हूँ इस कंटेक्स्ट में, आज सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं पर अपना जो उस समय फंडिंग दिया गया, जो इनको, जिससे इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया, जिससे इन्होंने पूरी न्यूक्लियर मिसाइल जो भी इन्होंने बनाया पूरा, उस समय आज ये उस दौर में है कि किसी ना किसी तरीके उनको वापस लाया जाए सऊदी अरेबिया में। अब लाने का तरीका ऐसा तो है नहीं कि सीधा बोला और हो गया। अब उसके लिए इन्होंने फिर ये शगुफा छोड़ दिया जी, लोग पैक्ट साइन कर रहे हैं, हम पैक्ट साइन कर रहे हैं, और उसमें क्लियर कट लिख दिया। अभी परसों चौथ अगर आपने पढ़ा होगा, रूटर्स की एक न्यूज भी आई हुई है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ जी, इसमें न्यूक्लियर का भी इन्होंने इन्वॉल्वमेंट जो है, उसको भी इन्होंने जो पैक्ट साइन किया है उसको भी पूरी वैल्यू किया है, और उसको बोला है कि नहीं। पर आप इसका दूसरा एंगल देखो, क्या सऊदी अरेबिया जो 2014 में जो बात जो गार्डियन की छपी थी, जब पाकिस्तान ने दिया नहीं था, आज कहीं ना कहीं अपना वापस ले रहा है, क्योंकि उसकी अपनी सिक्योरिटी देख रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि अमेरिका कहीं पर आज सक्षम हो नहीं रहा, सिक्योरिटी वाइज चैलेंजेस हैं, आज कहीं ना कहीं उसको वापस ले रहा है। अब ये एंगल जब मैं देखता हूँ, बड़ा क्लियर कट दिखाता है कि आज सऊदी अरेबिया भी अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने किसी ना किसी तरीके इनको इस पैक्ट में फंसाकर जो आज खुशियां मना रहे हैं यूफोरिया में, आज कहीं पर ये न्यूक्लियर जो इनके हैं कहीं ना किसी तरीके से वापस चला जाए। और बड़ी स्तर पर अगर इसका एक और एंगल हम देखते हैं, एक संभावना और बनती है, कहीं ना कहीं पर डी न्यूक्लियराइजेशन का भी काम चल रहा है, मानो आप ये मेरी बात, क्योंकि ये जितने एक लार्जर गेम प्लान है और एक बड़े स्तर पे जब आप पूरा कुछ देख रहे हैं, ये जितने अरब नेशंस हैं, और शायद पीछे बैकिंग अमेरिका ही कर रहा हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके इस ऐसे पैक्ट में फंसाया जाए कि इनका, क्योंकि ये मुल्क, इसके पास भूखे नंगा मुल्क है, इसके पास है तो कुछ नहीं, किसी ना किसी तरीके सऊदी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया एक अच्छा गुड लाई है यूएसए का, कतर भी है, यूएई भी है। अभी ये जो पैक्ट साइन हुआ है, अभी संभावना ऐसी भी है कि कुछ दिनों में आपको दिखेगा कि ये जो पैक्ट है ये कतर के साथ भी होने जा रहा है, ये पैक्ट यूएई के साथ भी होने जा रहा है। तो अब संभावना वो बनती है कि ये कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान को आज ड्यू न्यूक्लियराइजेशन की तरफ लिया जा रहा है, कि किसी ना किसी तरीके इन शैतानों के पास ये जो पड़ा हुआ है इसको वापस लिया जाए। अच्छा, इसके साथ ही एक और चीज जुड़ती है, अगर आपको याद हो 1979 में, अगर आपको याद हो, उस समय की घटना बता रहा हूं, तब भी इजराइल ने ना इन पे कहा था, इन पे अटैक कर देंगे क्वेटा पे, जहां पर ये पूरा अपना प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। तो उस समय फिर उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, वो तो चलो गलती कर गए उस समय इनको परमिशन नहीं दी, तो नहीं तो इन्होंने उसी समय इनको खत्म कर देना, मोसाद ने खत्म कर, क्योंकि आज जो उनकी इजराइल की मोसाद ने, अगर याद हो 78 या 79 की बात है, उस समय पूरी तैयारी में थे और उन्होंने सपोर्ट मांगी थी। मोरारजी देसाई उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, पर उन्होंने उस समय पूरा खुल के ना ही समझो कि परमिशन नहीं दी थी, नहीं तो इनके क्वेटा में अभी तक इनका न्यूक्लियर जो इन्होंने छोड़ा बोती भी तो तैयारी की थी, खत्म हो जाना था। पर अब मसला सारा ये आ रहा है, अगर इसको ब्रॉडर वे में अगर आप देखो तो आज जो ये ढोल बजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव इसका एक और सामने आता है
इनके पास देने को कुछ है नहीं, इनके पास मतलब भूखे नंगे, इनके पास कुछ नहीं है। और इनको फंडिंग सारी जो हुई है वो इनको सऊदी अरेबिया ने भी पैसा दिया, कतर ने भी दिया, यूएई ने भी दिया। अब ये पैक्ट साइन करने के बाद होगा क्या, जो इनकी खुद की जो रॉयल फोर्स है, जैसे मैं सऊदी अरेबिया की बताऊं, अभी आपने पढ़ लिया होगा कि तैयारी में है, ये अपने सैनिक वहां पर मिलिट्री भेज रहे हैं, अपने सैनिक भेज रहे हैं वहां पर, जाओ वहां पर जाकर सऊदी अरेबिया में जाओ और वहां पर जाकर ह्यूदीज का जंग लड़ो। ह्यूदीज के साथ जंग तो इनकी चिड़ी हुई है ना, वो ईरान और इनका तो डिस्प्यूट सबको पता है। होगा क्या, ये मरवा देंगे अपने सैनिक, क्योंकि ये इनका जर्नैल को, इन सबको पैसा जा रहा है, आसिम मुनीर को पैसा जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर है इसके शहजाद शरीफ को पैसा जा रहा है, तो इनको क्या, इन्होंने अपने बंदे भेज दिए, सैनिक मरवा देंगे सारे वहां पर, और वही होगा। यू मार्क माई वर्ड्स, अपने सैनिक भेज देंगे वहां जाकर और उनको मरवा देंगे, क्योंकि उनकी अपनी रॉयल जो अपनी फोर्स है वो उनको प्रोटेक्ट करे। उनको तो देखो ना, एक मशीनरी उनको आर्मी चाहिए, तो ये सामने दिख रही है कि ये है भूखे नंगे, इनको लाएंगे, उनको मरवाएंगे यहाँ पर, और यही होने चाहिए। एक चीज मैं और भी जानना चाहूंगा, इस पूरे समीकरण में जिस प्रकार ये पैक्ट हुआ है अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी के बीच, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भारत के इस वक्त वैश्विक स्तर पर सभी देशों के साथ अच्छे संबंध है और सऊदी अरबिया के साथ भी अच्छे संबंध है। इन्वेस्टमेंट भी सऊदी की भारत में काफ़ी कुछ हुई है, अच्छे रिलेशंस हैं। तो वहाँ पर जब इस तरह की सिचुएशन, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, समाप्त नहीं हुआ, सब जानते हैं, और कभी पाकिस्तान की तरफ से कभी दोबारा हिमाकत की जाए और भारत उसके दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब निश्चित तौर पर देगा, तो सऊदी अरबिया का क्या लगता है, क्या एक रिस्ट्रेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी? देखिए, सऊदी अरेबिया की अगर आप बात करूं, आज भारत के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और कहीं ना आपको देखने पे मिलेगा कि अगर इंडिया का डायस्पोरा की बात करूं या इंडिया इन्वेस्टमेंट की बात करूं, 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इनकी यहाँ पर, 90,000 करोड़ की और भी करने जा रहे हैं। तो इंडिया के साथ तो सऊदी के रिलेशन तो वैसे ही बड़े अच्छे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस पूरे पैक्ट को जिस तरीके दिखाया जा रहा है कि इंडिया एक बैकफुट पर आ गया, आज की डेट में ऑब्जर्व कर रहा है इंडिया, और क्या पता सारा गेम कुछ हो रही हो। डीन्यूक्लियराइजेशन की मैंने बात कर दी, पाकिस्तान के हालात बता दिए, ये तो अपने आप को मुखौटा बना के ऐसे नाच रहा है सब जगह, इनको ये नहीं समझ आ रही कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता लॉन्ग लास्टिंग, अगर आप इसके इफेक्ट्स देखेंगे, आज भारत एक बहुत बड़ी ताकत है, और इकोनॉमिकली वाइज, स्ट्रेटेजिकली वाइज इंडिया इज वेरी 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 स्ट्रॉन्गर नाउअडेज। वो आंकड़े बोल रहे हैं सब कुछ। अपना डिफेंस का आप देखो ना, इंडिया कितना डिफेंस पे, अच्छा इनके साथ मिलकर अभी पिछले महीने ही अगस्त में ये 7th मीटिंग हुई, सऊदी अरेबिया के साथ मीटिंग हुई ना, जिसमें डिफेंस पैक्ट इनका आपस में म्यूचुअली इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ, डिफेंस के इक्विपमेंट वहां पर भी बनाएंगे, फिर क्या पता वहां पे यहाँ पर कुछ लोग आएंगे, उस टेक्निक्स को शेयर करेंगे। आई डोंट थिंक कि ये वैसी उस तरफ संभावना बनेगी, क्योंकि इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जिसने इसको कर्ज दिया है पाकिस्तान को, आज वो किसी ना किसी तरीके उसकी भरपाई मांग रहा है, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे फिर इनकी आर्मी हो, चाहे फिर इनका न्यूक्लियर हो। बोलते इनसे लो, वापस लो, भूखे नंगों से इनसे करना क्या है। और वैसे भी अगर दूसरा पॉइंट भी अगर आप इसमें देखो, आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, खासकर अगर आपने देखा होगा TTP तहरीक तालिबान या हकानी ग्रुप का परसों आपने फतवा उसने जाहिर कर दिया, या फिर इनके बलूचिस्तान प्रांत की बात करो, या फिर इनके आप पंजाब वाला एरिया देख लो, ये सिंध की बात कर लो, या फिर आप खैबर पख्तूनख्वा रीजन की बात कर लो, टोटल डिस्ट्रक्शन, टोटल तबाही है वहां पर। आज तो एक फेल स्टेट है वो, उनको ये भी लग रहा है, एक एंगल से ये भी आप उसको देखो कि आज सारी मतलब संभावनाएं हैं। आज सऊदी ये भी देख रहा है कि हमारे पैसों से फंड लेकर, हमारा सब कुछ लेकर न्यूक्लियर वेपन्स को बना दिया, न्यूक्लियर मिसाइल्स को बना दिया, पूरी जगह सब कुछ कर दिया, भैया वापस तो लें। ये तो शदाई लोग हैं, पागल लोग हैं, इनका क्या पता है। और तीसरी बात है, क्या पता इस पूरी गेम के पीछे मानो कहीं ना कहीं पर एक बड़ा प्लेयर कोई पीछे हो। अभी तो देख ही रहे हैं, वेट एंड वॉच, ये सब कुछ चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसके साथ जुड़ती नजर आ रही है कि लगातार जॉर्ज सोरेस और उसकी जो डीप सी चीज़ें हैं, राहुल गांधी अभी हाल ही मलेशिया के दौरे पर गए थे, कहीं ना कहीं जो तस्वीर नजर आ रही है कि इस तरह के जो भी दौरे वो करते हैं तो भारत में अस्थिरता बढ़ती हुई नजर आती है। इतिहास के पन्ने अगर हम पलट के देखें तो तस्वीर आती है, राहुल गांधी जब भी भारत से बाहर जाते हैं, चाहे मणिपुर की बात करें, आग लगती नजर आ रही है, फार्मर्स प्रोटेस्ट जब वो बाहर गए थे तब हुआ, इस बार भी हो क्या है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी का जब नाम आता है तो मुझे तो सबसे बड़ा स्वयं वर्ड जो सीधा सामने दिखता है, अराजकता फैलाते हैं जहां पर भी जाते हैं, कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो। अभी पीछे मलेशिया में गए थे, तो मलेशिया में और कौन गया था आपको पता सारा? मलेशिया में और कौन गया था? अलेक्जेंड्रा सोरस वहां पर क्या कर रहा था? पूछो ना सवाल इनसे।
वहां पर जाकिर नायक क्या कर रहा था? सोर्सेज हैं जो बताते हैं कि ये भी लोग सारे वहां पर थे। इनकी हर एक कोशिश और इनकी हर एक अपनी तरफ से प्रयास होता है कि हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरीके डिस्टेबलाइज किया जाए, पर ये नहीं जानते कि आज हिंदुस्तान जो बहुत एक ऊपर सोच से बहुत आगे बढ़ चुका है, इनके कहने से क्या हो जाएगा? कभी जेनजी का बयान, मतलब इनको समझ नहीं आता कि यहां पर देश का अच्छा खुद का स्वयं परसों बयान देखो ना क्या दे दिया, आई एम हेयर टू अपोज दी अपोजिशन, दैट इज बीजेपी, बट आई एम हेयर नॉट टू सेव द डेमोक्रेसी। क्या यार, क्या मानसिकता है? और अपने आप को कहते हो कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन और ख्वाब लेते हो प्रधानमंत्री बनने के। क्या माइंडसेट क्या है? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती ये, मतलब किस एक सोच विचारधारा से चल रहे हैं। और आज बहुत तकलीफ होती है जब राहुल गांधी जैसा एक व्यक्ति मैं देखता हूं जो स्वयं रूप पे कह रहा है आई एम हेयर नॉट टू सेव द डेमोक्रेसी, मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं हूं, मैं सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए हूं और कोई काम नहीं है। तो दुख लगता है ये। चलते चलते यहाँ से आगे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, चुनौतियां इस वक्त भारत के सामने आंतरिक भी है और एक्सटर्नल भी है, और क्या जरूरत है इस बारे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का वैश्विक कद बहुत बड़ा है, लेकिन इस मोमेंटम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के आप यू मार्क माई वर्ड्स, आज जो ये वेस्ट एशिया में जिसको मिडिल ईस्ट भी कुछ लोग बोलते हैं, आज जिस तरीके की डेवलपमेंट चल रही हैं, यू मार्क माई वर्ड्स, आप एक चीज को भूल नहीं सकते कि अजीत डोभाल जी के रिलेशंस इन सवर्ण नेशंस के साथ कैसे हैं। बहुत अच्छे क्लोज सारे रिलेशंस हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी प्रयास जो इस समय चल रहे हैं किसी ना किसी तरीके भारत को लेकर, पीछे आपने वो इशाक डार की भी स्टेटमेंट सुन ली, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर है, मतलब भारत का स्टैंड क्लियर था कि मेडिएशन नहीं थी, कोई मेडिएशन नहीं थी। वो बोलते अब जैसे उसमें राहुल गांधी का बयान भी आता है, नरेंद्र सरेंडर। यार मतलब क्या, अब क्या होगा? विंडिकेट हो गया ना फिर इंडिया का स्टैंड, इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड विंडिकेट हो गया ना, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टैंड विंडिकेट हो गया ना। हमने तो मांगी नहीं किसी की मेडिएशन, और स्वयं रूप पर आकर इशाक डार ने परसों अल जजीरा को एक चैनल को इंटरव्यू देकर क्लियर बोल दिया कि भाई साहब ये भारत ने कोई थर्ड मेडिएशन मांगी, मतलब मानी ही नहीं थी। तो आप इसको ओवरऑल देखो ना कि आज कोशिश की जा रही है, भारत तो जो सबसे बड़ी तेज गति से बढ़ी हुई एक अर्थव्यवस्था जो सबसे तेजी से आगे चल रही है, इसको रोका जाए किसी ना किसी तरीके, इसको किसी ना किसी तरीके रोका जाए। और यही सब प्रयास सब जगह हो रहे हैं, पर यू मार्क में पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत जिस मजबूती से आज आगे निकला हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसको रोक भी रहेगा। अभी पीछे Q1 के जो रिजल्ट है, 7.8% की जीडीपी, जहां पर सबने आशंका लाई थी पता नहीं क्या बनेगा, 6 की आएगी, 6.5 की आएगी, 7.8 तो अनस्टॉपेबल है। बहुत बड़ी फोर्स है यहाँ पर, बहुत बड़ी एक पॉपुलस, एक यंग पॉपुलेशन है जो आज आत्मनिर्भर भारत की बात करें या इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की बात करें, जो आज स्वयं रूप पर एज ए सोल्जर ग्राउंड पे काम कर रही है। और आज वो जान चुकी है कि भारत की जो एक क्षमता है, आज भारत वो सारी चीजें अपनी एक तरीके से चला रहा है। और उसी श्रेणी में हम आगे 2047 का जो आह्वान था 2023 का माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले से, कि 2047 का भारत जो होगा वो विकसित होगा। तो ये फोर्स जो इतनी बड़ी खड़ी होगी, अब ये चिंता का विषय पूरे एक विश्व के लिए बन चुका है कि भारत किस तेजी गति से आगे बढ़ता हुआ अपने कदम रखा है। फिर कोई भी सेक्टर बोलो, मानो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, सबके सामने ही इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने क्या नए नए मकाम आपने हासिल कर लिए, चंद्रयान आप कहां पर पहुंच गए, डिफेंस सेक्टर में आप कहां से कहां पहुंच गए। वो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख ही लिया, वो ये भिखारिस्तान ने, पाकिस्तान ने चाइना से लिए थे इक्विपमेंट, चले ही नहीं। तो वहां पर भी इंडिया का देखने को मिला कि अपना इंडिजिनस, अपना इतना यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या जवाब दिया। तो आज चिंता का विषय भारत सबके लिए बन चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी एक अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और सबसे बड़ी एक स्ट्रांग तरीके से आगे अपना कदम रख रहा है। गौरव जी, आपने अपने कीमती से निकाला और खासकर जियो पॉलिटिकल सिनारियो पे आपने अपना विश्लेषण दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।